हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस सेशन में अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक सेल से आप क्या समझते हैं वो पूछा गया है, यानी प्राइमरी बैटरी के बारे में पूछा गया है। तो प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल का कार्य रहता है। मतलब इसमें बोला गया है कि प्राथमिक सेल मतलब कोई ऐसा बैटरी है जो सिर्फ केवल एक ही बार चार्ज होता है, बार बार उसको यूज में नहीं ले सकते। जैसे घड़ी की बैटरी जो होती है उसे एक बार लगाया उसके बाद वो दोबारा यूज नहीं होता है, तो प्राइमरी सेल जो है वह केवल एक ही बार यूज होता है। तो इसमें बोला गया है कि प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल पर कार्य रहता है, मतलब कार्य होता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो वो कार्य ख़त्म हो जाता है। तो ऊर्जा की आपूर्ति के कारण जिस रासायनिक पदार्थ की खपत हो जाती है, ऊर्जा के पूरा होने के कारण जब रासायनिक पदार्थ की खपत हो जाती है उसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता, मतलब उसे दोबारा जो है वो जीवित नहीं किया जा सकता। उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल, यानी प्राइमरी बैटरी बोलते हैं। इसे हम लोग लेक लांसे सेल, गैल्वेनी सेल या फिर वोल्टेइक सेल भी बोल सकते हैं प्राथमिक सेल को। तो प्राथमिक सेल किसे कहते हैं? वैसा सेल, वैसा बैटरी जो केवल एक ही बार यूज हो, उसके बाद वो यूज ना हो। अगर हम लोग इसे ज़्यादा बड़ा बनाते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं कि प्राथमिक सेल में पदार्थ की रासायनिक क्रियाशीलता के बल पर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। जब तक पदार्थ की क्रियाशीलता कायम रहती है तब तक सेल यानी काम करता है, बैटरी जो है वो अपना काम करता रहता है। जब ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, जब ऊर्जा की आपूर्ति के कारण मतलब जब वो ख़त्म हो जाती है तो वो कार्य करना बंद कर देता है। और ऊर्जा की आपूर्ति के कारण जिस रासायनिक पदार्थ की खपत हो जाती है उसे हम लोग दोबारा यूज नहीं कर सकते, उसे दोबारा जो है वो पुनर्जीवित नहीं कर सकते, उसे ही हम लोग बोलते हैं प्राथमिक सेल। तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अमीनो अम्ल से क्या समझते हैं। अमीनो एसिड के बारे में पूछा गया है कि अमीनो अम्ल क्या है, उसे क्या समझते हैं। तो अमीनो अम्ल में अमीनो सिंगल बॉन्ड NH, जिसे हम लोग अमीनो को सिंगल बॉन्ड NH से मतलब दर्शाते हैं। तो अमीनो तथा कार्बोक्सिल अमीनो अम्ल जो है वह अमीनो अम्ल में जो अमीनो होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड NH तथा कार्बोक्सिली क्या है, सिंगल बॉन्ड COOH, ये जो होते हैं प्रकार्यात्मक समूह उपस्थित होते हैं। ये दोनों क्या है, एक प्रकार्यात्मक समूह है। ये जो होते हैं वो अमीनो अम्ल में उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में अमीनो समूह की अपेक्षा स्थिति के आधार पर अमीनो अम्ल को अल्फा बीटा गामा में वर्गीकृत किया जाता है। तो अमीनो अम्ल क्या है, अमीनो अम्ल में जो होते हैं वो अमीनो तथा कार्बोक्सिल जो होते हैं वह प्रकार्यात्मक समूह में उपस्थित होते हैं। कार्बोक्सिल समूह के संदर्भ में अमीनो समूह की अपेक्षा स्थितियों के आधार पर अमीनो अम्ल को 3 पार्ट में वर्गीकृत किया गया है, अल्फा बीटा और गामा। तो अमीनो एसिड जो है वह मतलब आई होप ये क्वेश्चन आप सबको पसंद आया, समझ में आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कि उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है। इसी में दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि BCl3 लेविस अम्ल की तरह क्यों व्यवहार करता है। तो पहला देखते हैं हम लोग कि उदासीन जोड़ी प्रभाव क्या है। तो उदासीन जोड़ी प्रभाव, भारी अधातुओं के बाहर जो होते हैं वह S उप कक्षा में मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग नहीं लेता है। मतलब जो भारी अधातु होते हैं उसके बाहरी जो S उपकक्ष होते हैं उसमें मौजूद 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, अर्थात यह इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रहता है।
दो इलेक्ट्रॉन है यानी वो पेयर्स में है, तो ये जो है वह क्या है, जोड़ी इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रहता है। भारी अधातुओं के बाहर में जो एस उपकक्ष होते हैं उसमें मौजूद दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये दोनों जो है वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है, अर्थात इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन। क्या है, ये जो है वह दो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन जोड़ी उदासीन रहता है, इस प्रभाव को ही हम लोग बोलते हैं उदासीन जोड़ी। इसी प्रभाव को हम लोग बोलते हैं उदासीन जोड़ी। तो इसका आंसर तो हो गया। दूसरा क्वेश्चन है BCl3 लेविस अम्ल का तरह व्यवहार क्यों व्यवहार करता है। तो BCl3 में B परमाणु जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण, BCl3 में जो B परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने के कारण BCl3 जो है वो लेविस की तरह व्यवहार करता है। तो ये भी क्वेश्चन हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि डायलिसिस बहुत लंबे समय तक कराने पर क्या होता है। डायलिसिस जो प्रक्रिया होती है उसको बहुत लंबे समय तक कराने पर क्या होता है। तो इसको जब लंबे समय तक कराएंगे तो स्कंदन होता है। क्या होता है, स्कंदन। डायलिसिस लंबे समय तक कराने पर स्कंदन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं। एरोमेटिसिटी किसे कहते हैं। तो एरोमेटिसिटी जो होता है वह एक शक्तिमान स्वभाव का संयोजी पाई जो होता है वो रासायनिक बंध होता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं एरोमेटिसिटी। या फिर हम लोग यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरोमेटिसिटी एरोमेटिक यौगिक में उपस्थित वह कारण जो इन यौगिक के विशिष्ट गुणों को उत्पन्न करता है। मतलब इसमें एरोमेटिक यौगिक जो होते हैं उसमें उपस्थित वह जो कारण है जिसमें जो इन यौगिकों को क्या करता है, इसके जो गुण होते हैं, विशिष्ट गुण होते हैं, उसको उत्पन्न करता है, उसी को ही बोलते हैं एरोमेटिसिटी। इसी एरोमेटिसिटी के कारण एरोमेटिक यौगिक के गुण एलिफेटिक यौगिक के गुणों के नितांत भिन्न होता है। मतलब इस एरोमेटिक जो होते हैं उसके कारण जो होते हैं एरोमेटिक यौगिक के गुण और एलिफेटिक यौगिक के गुण दोनों में क्या होता है, भिन्न होता है, अत्यधिक जो होते हैं वो अंतर होता है इन दोनों के बीच में। किसके कारण, एरोमेटिसिटी के कारण। तो ये भी क्वेश्चन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि XeF4 का आकार वर्ग समतली होता है क्यों। XeF4 का आकार जो वर्ग समतली होता है, ऐसा क्यों होता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो XeF4 का आकार वर्ग समतली होता है क्योंकि इसमें Xe का संकरण अवस्था क्या होता है, sp3d2 होता है, sp3d2 होता है एवं दो जोड़ी निर्जन इलेक्ट्रॉन वर्ग के तल के लंबवत रहते हैं। इसी के कारण XeF4 का आकार जो होता है वो समतली होता है। बढ़ते आगे, अगला क्वेश्चन है कि हेलोएरिन जल में अघुलनशील है जबकि बेंजीन में घुलनशील है, क्यों। हेलोएरिन जो है वह H2O में अघुलनशील है जबकि बेंजीन में वह घुल जाता है, ऐसा क्यों है। तो हेलोएरिन जो होते हैं वह जल के अणु में हाइड्रोजन आबंध नहीं बनाते हैं, जल के अणु से हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते। हेलोएरिन जो होते हैं वह जल के अणु से यानी H2O के अणु से हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाते और न ही जल में बना पाते हैं। अणुओं के मध्य उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ते हैं। अणुओं के मध्य उपस्थित जो है वह हाइड्रोजन बंधों को तोड़ता है, किसमें, जल में तोड़ता है। एवं हेलोएरिन जल में अघुलनशील है, इसी के कारण जो है वह नहीं घुलता है हेलोएरिन जल में। अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन होने के कारण हेलोएरिन बेंजीन जैसे विलायक में घुलनशील है। मतलब बेंजीन में जो होता है वह अत्यधिक मात्रा में हाइड्रोकार्बन उपस्थित होते हैं, जिसके कारण हेलोएरिन जो है वह बेंजीन में जा कर के घुल जाता है, आसानी से घुल जाता है, जबकि वो जल में अघुलनशील है क्योंकि वहाँ पे जो है वह जल के अणु से वो हाइड्रोजन आबंध नहीं बना पाते हैं। और ये जो इसके अंदर जो होते हैं वो हाइड्रो आबंध होते हैं उपस्थित, अणुओं के मध्य में उपस्थित हाइड्रोजन आबंधों को तोड़ता है जल में, जिसके कारण ये जो है वो अघुलनशील है। लेकिन वो बेंजीन में घुलनशील है, ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आबंध होते हैं, जिसके कारण ये आसानी से बेंजीन में घुल जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में अंतर बताइए। तो चलिए देखते हैं।
तो गैल्वेनिक सेल और वैद्युत अपघटनी सेल। गैल्वेनिक सेल में वैद्युत ऊर्जा उत्पन्न होता है। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, विद्युत ऊर्जा जो होता है वो उत्पन्न होता है, जबकि वैद्युत अपघटनी में विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। गैल्वेनिक सेल में जो होते हैं वह वैद्युत ऊर्जा जो होता है वह उत्पन्न होता है, लेकिन वैद्युत अपघटनी में वैद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न होता है। अगला है कि गैल्वेनिक सेल में अभिक्रिया लगातार होती है, लेकिन वैद्युत अपघटनी में अभिक्रिया लगातार नहीं होती है, वो रुक जाती है फिर होती है। अगला है दो अलग अलग पात्रों में दो अर्ध अभिक्रियाएं संपन्न होती है, दोनों पात्रों में लवण सेतु से जोड़ा जाता है। गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग पात्रों में दो अर्ध अभिक्रियाएं संपन्न होती है, दोनों पात्रों में क्या होते हैं, लवण सेतु से जोड़ा जाता है दोनों पात्रों को। लेकिन वैद्युत अपघटनी में दोनों इलेक्ट्रोड एक ही पात्र में रखे जाते हैं, जबकि गैल्वेनिक सेल में दो अलग अलग पात्र में रखा जाता है और दोनों अलग अलग पात्र से ही वह अभिक्रिया संपन्न होती है और ये दोनों पात्रों को लवण सेतु से जोड़ा जाता है। लेकिन विद्युत अपघटनी में ये दोनों को क्या है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वह एक ही पात्र में रखे जाते हैं और इससे अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और इसे लवण सेतु से जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगला है कि गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणात्मक व कैथोड पर धनात्मक होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर ऋणात्मक यानी माइनस होता है, कैथोड पर प्लस होता है। लेकिन विद्युत अपघटनी में एनोड पर धनायन और कैथोड पर ऋणायन, मतलब इसके विपरीत हो जाता है, गैल्वेनिक सेल के विपरीत हो जाता है। अगला है कि इलेक्ट्रॉन प्रवाह एनोड से कैथोड की ओर होता है, लेकिन वैद्युत अपघटन में बड़ा स्रोत से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह एनोड से कैथोड की तरफ नहीं होता है, इसे बड़े स्रोत से इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोग का पूछा गया था कि गैल्वेनिक सेल और विद्युत अपघटनी सेल में डिफरेंस बताइए, तो हम लोगों ने 5 इसका अंतर देखे हैं जो कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अक्रिय गैसें एक परमाणविक होती है, क्यों? अक्रिय गैसें अक्रिय गैसें एक परमाणविक होती है, ऐसा क्यों? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो अभिक्रिया गैस के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 या 8 होती है। अभिक्रिया गैस के बाहरी कक्षा यानी बाहर वाले जो कक्ष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8 होती है, 2 या फिर 8 होती है, जो कि स्थिरता प्रदान करती है, जो कि स्थिरता को प्रदान करती है, स्थिरता को देती है। इसीलिए वह किसी दूसरे तत्व से बंधन नहीं बना पाता है तथा एक परमाणविक होता है। मतलब जो अभिक्रिया गैसें होती है उसकी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 से 8 होती है, 2 या फिर 8 होती है, जो कि क्या स्थिरता को प्रदान करती है। इसीलिए किसी दूसरे तत्व से वह बंधन नहीं बना पाता है, यह एक परमाणविक होता है, जो कि ये हम लोग का आंसर है। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि लौह चुंबकीय पदार्थ क्या है? लौह चुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं। आकर्षित मतलब उसकी तरफ खींचा चला जाता है। तो वे पदार्थ जो बाह्य मतलब बाहरी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति से भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं। मतलब बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की जब अनुपस्थिति होती है उस समय भी ये अस्थायी चुंबकत्व को प्रदर्शित करता है। इसी को ही हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मतलब इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, यानी पेयर्स में नहीं होते। इस तरह के जो पेयर्स होते हैं ऐसा नहीं होते, केवल एक ही होता है, तो ये अयुग्मित हो गए। तो इसमें भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल में FeCO, NiC और O2 आदि इसका एग्जाम्पल्स हैं। तो लौह चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्वारा प्रबलता से आकर्षित होते हैं और बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की अनुपस्थिति से भी अस्थायी चुंबकत्व प्रदर्शित करते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 11 है कि शॉटकी दोष से आप क्या समझते हैं? शॉटकी दोष यानी शॉटकी डिफेक्ट पूछा गया है। तो किसी आयन ठोस में धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित हो जाते हैं। मतलब बोला गया है कि किसी आयनिक ठोस में, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस,
इसमें से बोला गया है कि किसी ठोस आयनिक ठोस में धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित हो जाते हैं। तो मान लीजिए ये दोनों जो है वो यहाँ से निकल गए समान संख्या में, तो इस विस्थापन को ही बोलते हैं हम लोग शॉटकी दोष। इससे शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। इसके लिए धनायन एवं ऋणायन का आकार समान होने चाहिए। मतलब इसमें जो है वो क्या है, दोनों का समान आकार होना चाहिए, उसका शेप एकदम सेम होना चाहिए। तो इससे जो होता है वो शॉटकी दोष उत्पन्न होता है। समान संख्या में आयनिक ठोस में से धनायन और ऋणायन दोनों, ये नहीं कि दोनों धनायन या फिर दोनों ऋणायन, धनायन और ऋणायन जो होते हैं वह समान संख्या में क्रिस्टल से विस्थापित हो जाते हैं, उसी को ही बोलते हैं हम लोग शॉटकी दोष। इससे क्रिस्टल का स्थायित्व तथा घनत्व कम हो जाता है। यह जब दोष उत्पन्न होता है तो इससे क्रिस्टल का स्थायित्व और घनत्व जो होते हैं वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि समांगी विलयन क्या है। समांगी विलयन यानी समान विलयन। तो देखिए, जब विलयन में विलेय एवं विलायक का संगठन प्रत्येक भाग में एक समान होते हैं, समांगी यानी समान होते हैं, अर्थात प्रत्येक अवयव का वितरण पूर्ण विलयन से एक समान हो, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं समांगी विलयन। मतलब जब विलयन होते हैं तो उसमें विलेय और विलायक जो होते हैं वह संगठन प्रत्येक भाग में इक्वल करता हो, एक समान करता हो, उसके अवयव भी एक समान हो, तो उसे ही हम लोग बोलते हैं समांगी विलयन। समांगी विलयन के अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता। इसका एग्जाम्पल है नमक का जल में विलयन, चीनी का जल में विलयन। यानी जब नमक और पानी को घोला जाता है तो उसमें नमक दिखाई नहीं देते और पूरी तरह से वो घुल जाता है। उसी प्रकार से चीनी और जल का भी घोल जो होते हैं वो एकदम समान होता है। तो ये था हम लोग का समांगी विलयन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रतिजैविकों के दो मुख्य वर्ग बताइए, प्रत्येक वर्ग का एक एक उदाहरण दीजिए। तो प्रतिजैविक दो आगे जीवाणुनाशी तथा जीवाणु अस्थापीय के रूप में है। इसमें बोला गया है कि प्रतिजैविकों के दो मुख्य वर्ग बताइए। तो पहला तो है जीवाणुनाशी, दूसरा है जीवाणु अस्थापीय। तो इसमें इस वर्ग के एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, जीवाणुनाशी के उदाहरण है पेनिसिलिन, एमिनोग्लाइकोसाइड और ओप्लोक्सासिन। ये तीन जो है, जबकि हम लोग को बोला गया था एक, फिर भी यहाँ पे हम लोगों ने तीन देखे। एक है पेनिसिलिन, दूसरा है एमिनोग्लाइकोसाइड और तीसरा है ओफ्लोक्सासिन। ये तीन है। जीवाणु अस्थापीय का देखिए, पहला हो जाएगा एरोथाइसिन, दूसरा हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, तीसरा हो जाएगा जीवाणु स्थानीय का। एक एक पूछा गया था, तो पेनिसिलिन या फिर हम लोग टेट्रासाइक्लिन याद कर सकते हैं। तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक है। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आए, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक है, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।